तो आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक आहे. सो लास्ट आत्तापर्यंत आपण काय डिस्कशन केलं? न्यूक्लिक ऍसिड बद्दल आपण व्यवस्थित डिस्कशन केलं. तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अभी तक तो आप क्लियर हो कि नाइट्रोजन बेस जो है वो प्यूरिन पायरेमिड में से कोई भी हो सकता है. पेंटो शुगर राइबोस डिऑक्सीराइबोस में से कोई भी हो सकती है. उसके हिसाब से अगर हमने देखा तो बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, है कि नहीं? अगर आपकी अगर शुगर राइबोज है, जस्ट राइबोज शुगर है, तो नाइट्रोजन बेस आपके पास कितने तरह के हैं? चार. कौन से? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल. तो आपके चार राइबो न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं. अगर आपके पास अगर डिऑक्सी राइबोज वाली शुगर है, डिऑक्सी राइबोज वाली अगर शुगर है, तो आपके पास नाइट्रोजन बेस कौन से? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन. तो चार डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं. हेलो, बात समझ में आ रही है दोनों को? यस. हाँ सर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना आज, ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन करेंगे, दूसरे को तीसरे से ज्वाइन करेंगे, तीसरे को चौथे से ज्वाइन करवाएंगे. ऐसी तरह के कि हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएंगे. जैसे अमाइनो एसिड की चेन बना के अपन लोगों ने प्रोटीन बनाया था, उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड की चेन बना के अपन लोग न्यूक्लिक एसिड बनाने वाले हैं. सिंपल सी बात, सीधी सी बात, नो बकवास. है ना? तो अभी ये तो देखो, ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है भाई. ये तो दिख रहा है न्यूक्लियोटाइड. क्यों? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड. तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है. तो अपने को क्या करना है अभी? न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करना है. लेकिन याद रखना, अभी हम बॉन्ड कैसे बनाने वाले हैं. मुझे ये बताओ, आपको क्या याद है? यहाँ पे 3 नंबर के पास ओ एच था. आपको याद है या नहीं है? बताओ, था क्या नहीं था? था था सर। सर। हाँ. तो अरे, आपका लेट करंट है क्या, या मेरा आवाज उधर तक पहुंचने में टाइम लगता है? आपको म्यूट का अनम्यूट करने में टाइम लगता है, पता है? आपकी वजह से मेरा 2 सेकंड चला जाता है. हाँ, नहीं तो. ठीक है. ये फॉस्फोरिक एसिड हमने देखा था, बराबर है. तो ये बीच में ऐसा पीओसी वाला बॉन्ड था, इधर पीओसी वाला बॉन्ड था. तो होता क्या है ना अभी, जरा ध्यान से सुना, है ना? तो इधर का 3 नंबर का जो कार्बन है उसका ओ एच फ्री है. इधर का जो देखो 5 नंबर का कार्बन है, उससे जो फॉस्फेट जुड़ा है उसका ओ एच फ्री है. अरे भाई, जरा सुनो ध्यान से. सुनो ध्यान से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, है ना, ध्यान लगा लो थोड़ा प्रॉपरली. ये देखो, ये 5 नंबर का जो फॉस्फोरस है उसका ओ एच फ्री है. अरे भाई, इधर का 3 नंबर का ओ एच फ्री है. इसको याद रखो, इसको यूज करना है आपको. हेलो, इसको यूज करना है. हाँ, ठीक है. तो क्या करना है ना, इसका OH पकड़ लो, इसका OH पकड़ लो, इन दोनों में बना दो बॉन्ड. इसमें बॉन्ड बनाना है. तो इसका OH गया, इसका H गया, पानी पानी हो गया. जिंदगी में सब पानी पानी हो गया अभी, है ना? बस पढ़ाई करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता, है ना? ये बन गया फिर से POC बॉन्ड, PO शी बॉन्ड, शी बॉन्ड, PO शी बॉन्ड. तो ये भी क्या बन गया आपका? ये बन गया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. ये भी था फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. अभी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया. तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड था, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, और ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना या नहीं बना? हाँ या ना?
हाँ। वेरी गुड। ऐसा ही बोलना, हाँ या ना, मतलब हाँ बोलने का, नहीं तो ना बोलने का, हाँ। तो ऐसा करके फॉस्फो ईस्टर वाला ये बॉन्ड बन गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अक्षय घाटगे, अगर हम किसी बॉन्ड को नाम देना है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, तो हम नहीं बोलेंगे बस फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनना है। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती नहीं करने की छोटे बच्चे की तरह, नहीं 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 नहीं। तो एक्चुअली कार्बन टू कार्बन बॉन्ड पकड़ते हैं भाई लोग अपन। कार्बन टू कार्बन, हाँ, ऐसा बॉन्ड पकड़ना होता है, कार्बन टू कार्बन। तो कार्बन टू कार्बन अगर बॉन्ड पकड़ेंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फोइस्टर प्लस फॉस्फोइस्टर इज इक्वल टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हेलो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ, फॉस्फोइस्टर या फॉस्फोडाइस्टर, बोलो। फॉस्फोडाइस्टर। हाँ। और फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर के बीच में कौन सा होता है? फॉस्फोइस्टर। हाँ। चलो अभी फटाफट क्या कर लेते हैं ना, ये बॉन्ड भी बना लेते हैं तीसरे वाले का भी। हमने अभी 3 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन कर दिए, तो 2 फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन गए। अरे हाँ या ना? 3 न्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फोइस्टर, हाँ या ना? हाँ। तो अभी मुझे बताओ, ये जो पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड था, उसका 5वें नंबर का कार्बन का OH तो क्या है? फ्री है। अरे हाँ या ना? हाँ। और जो नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड था 3 नंबर का, देखो, उसके 3 नंबर का कार्बन का OH फ्री है कि नहीं? एक एंड में 5वें नंबर के कार्बन का फॉस्फोरिक एसिड का OH फ्री है, और दूसरे एंड में 3 नंबर के कार्बन का OH फ्री है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो अभी आप देख सकते हो, जहां पे ऐसे 3 नंबर का कार्बन का OH फ्री है, मतलब वो आगे जाके किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस एंड को हम बोलते हैं 3' एंड। समझ में आया? और जहाँ पे 5वें नंबर के कार्बन का OH फ्री है, उस एंड को हम बोलते हैं 5' एंड। तो कभी भी आप देखो, जब न्यूक्लिक एसिड की ऐसी चेन बनती है ना, ऐसी चेन बनती है, चेन, ठीक है, एक एंड को कहा जाता है 5' एंड, दूसरे एंड को कहा जाता है 3' एंड। अरे कभी आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? 5' एंड 3' एंड देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सर। हाँ। तो 5' मतलब क्यों? क्योंकि उसके 5' एंड का OH फ्री है, इसके 3' एंड का OH फ्री है, इसलिए 5' 3' होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस। यस सर। आगे बढ़े या कुछ प्रश्न है आपके? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है आपके? तेजल बेटा, एनी डाउट शाउट? सर ते तर फॉस्फोडाय इस्टर का बरं घेतलं? हाँ, तो वही है, फॉस्फोडाइस्टर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम बॉन्ड जो मेजर करते हैं वो राइबोस शुगर टू राइबोस शुगर करते हैं। तो राइबोस शुगर का कार्बन और राइबोस शुगर का कार्बन, ये इधर बॉन्ड जो है, हम ये इधर से इधर तक का कंसिडर करते हैं, जैसे शुगर टू शुगर। जैसे हम बस वो फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस नहीं करते। कभी भी जब भी हमको बॉन्ड का कैलकुलेट करना होता है, तो हम कार्बन टू कार्बन करते हैं, इसलिए। ठीक है। हाँ सर। ओके। गौरी, माँ शक्ति, माँ पार्वती माता, आपके कुछ प्रश्न है? आप तो दुनिया के प्रश्न सॉल्व करती हो, आपको भले क्या प्रश्न होगा, है कि नहीं? माते, कुछ प्रश्न है आपके? नो सर। Okay. तो ये हुआ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हुआ 5' ये हुआ 3' ठीक है। तो अभी जरा ये देख लेते हैं, नहीं क्या?
तो अपने को क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में सिखाया है ना, बस वन स्ट्रैंड के बारे में सिखाया। वन स्ट्रैंड कैसा होता है देखो, इधर होता है नाइट्रोजन बेस, इधर होता है पेंटोस शुगर, इधर होता है फॉस्फोरिक एसिड, देखो ऐसा, ऐसा करके। तो ऐसा करके हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बना जाता है, ऐसा, ऐसा बॉन्ड बनता जाता है, बनता जाता है, ठीक है, ऐसा। तो ये एक स्टैंड के बारे में मैंने आपको दिखाया। तो कैसा होता है ना, कि हमको अगर पूछा जाए कि ये वाले स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स हैं, वो वाले स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं, ये वाले में कितने हैं, वो वाले में कितने हैं, ऐसा अगर पूछा जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा एडवांस जाके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास सिंगल स्ट्रैंड मतलब वाला डीएनए है या आरएनए है, ठीक है? अगर आपके पास डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए है या फिर आरएनए, याद रखना आरएनए डबल स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। कुछ कुछ वायरस में देखा गया है डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। हम्म, दुनिया जैसी दिखती वैसी होती नहीं है ना। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो आपको क्या करना है, n-1 करना है। n-1 मतलब कितने हैं, एक, दो और तीन। तो तीन न्यूक्लियोटाइड है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, दो। दो हो गए। अगर मानो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड मतलब देखो, एक, एक ये वाला स्टैंड होगा, एक ये वाला स्टैंड होगा। अभी होता क्या है ना, हम्म, कि इसका जो नाइट्रोजन बेस होता है और इसका जो नाइट्रोजन बेस होता है, मतलब ये वाले स्टैंड का नाइट्रोजन बेस और ये वाले स्टैंड का नाइट्रोजन बेस, इन दोनों में ना भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बताओ बताओ कौन से बॉन्ड बनते हैं, बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो मैंने पूछा, भाई एडेनाइन तू किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, वो बोला मैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बनाऊंगा तो थायमिन के साथ बनाऊंगा, अगर थायमिन नहीं है ना तो मैं यूरासिल के साथ बनाऊंगा। एक तो एटी नहीं तो एयू, एक तो एटी नहीं तो एयू। लेकिन ग्वानिन को पूछा, भाई तू किससे बॉन्ड बनेगा, वो बोले कि क्या, वो बोला कि मैं एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ, है ना, मैं बस साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा। एडेनाइन बोला कितने बॉन्ड बनाऊंगा, दो ही बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दो लोगों का कनेक्शन है, थायमिन का भी है, थायमिन नहीं है तो यूरासिल, ऐसा करके। तो अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो याद रखना है कि यहाँ पे फिर न्यूक्लियोटाइड कितने आए, एक, दो, तीन, चार। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना बना, एक, तो ही बना। तो इसलिए जब डबल स्टैंडर्ड आएगा तो चार न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें माइनस टू करने का दो ही न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। अगर डीएनए अगर सर्कुलर है, सर्कुलर जैसे बैक्टीरिया में होता है सर्कुलर डीएनए, तो क्या होता है देखो, इसका शुगर का ओएच फ्री होगा, इसका ओएच फ्री होगा 5 का, तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, इधर का ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए, एक, दो, ये बड़ा वाला तीन, इधर का बड़ा वाला चार। तो इसे टोटल बॉन्ड कितने बने, चार बॉन्ड बने। न्यूक्लियोटाइड कितने, चार। तो इधर यहां से कुछ माइनस प्लस नहीं होता। तो सर्कुलर डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड उतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड उससे दो कम करो। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड उससे एक कम करो। बात समझ में आई क्या, बोलो। हाँ सर। तभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी आपको ये मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, क्या, कि न्यूक्लियोक एसिड कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अपने दिमाग में याद रखो इसको, दिमाग में। मैं आपको क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको है ना कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, फटाफट। मुझे बताओ कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, इसमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या नाम है, बताओ।
क्या नाम है उसको? लाइकोसिडिक एन बॉन्ड। ग्लाइकोसाइड हाँ। लिंकेज। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ? फॉस्फो। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। हाँ। तो अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड का अगर नॉमेनक्लेचर करना है, उसके सफिक्स में क्या आएगा? आइलिक एसिड। हाँ, वाइलिक एसिड। अगर नाइट्रोजन बेस अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, तो उसके न्यूक्लियोसाइड के एंड में सफिक्स में क्या आएगा? साइन। साइन। अगर पायरिमिडिन है, तो उसके न्यूक्लियोसाइड के सफिक्स में क्या आएगा? डाइन। डाइन। वेरी गुड। तो अभी आपका बेस थोड़ा पक्का है। तो अभी हम क्या करेंगे, है ना, आगे वाला टॉपिक डिस्कशन करते हैं थोड़ा। डीएनए के बारे में हम पढ़ लेते हैं, नहीं क्या? तो क्योंकि ये चैप्टर में हमको मेनली डीएनए भी पढ़ना है, आरएनए भी पढ़ना है ना। तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं। मुझे बताओ, डीएनए में शुगर कौन सा रहेगा, राइबोस शुगर या डीऑक्सी शुगर? डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सीराइबो शुगर। नाइट्रोजन बेस कौन से रहेंगे, चार तरह के बताओ? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। वाह वाह, वेरी गुड, है ना। तो डीएनए बोला जाता है, ये लार्जेस्ट है बायोमोलिक्यूल, और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं। अगर हमने देखा कि डीएनए जो है वो सारे लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल की भूमिका निभाता है। बैक्टीरिया, है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, सब सारे सेल में डीएनए में भी पाया जाएगा, आरएनए में भी पाया जाएगा, है ना। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में डीएनए है क्या? है भाई। आरएनए है क्या? वो भी है भाई। जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। जब डीएनए रहेगा तो डीएनए की ही चलेगी, लेकिन जब डीएनए नहीं है तो किसकी चलेगी? आरएनए की चलेगी। और ऐसे कुछ कुछ वायरस होते हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है। और आप सभी लोगों को, बच्चे लोगों को पता होना चाहिए कि वायरस में एक तो डीएनए हो सकता है, नहीं तो आरएनए हो सकता है। दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। बात समझ में आया कि आपको? यस। हाँ सर। तो अभी मैं आपको पहले ना ये बताना चाहता हूँ कि डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आरएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एन फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप देख सकते हो कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पाया जाता है। डीएनए मिल गया। आरएनए मिलता है कि न्यूक्लियस के अंदर? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए, क्योंकि हमको पता है डीएनए से ही तो आरएनए बनता है। आरएनए फिर न्यूक्लियस के बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म में उसके साथ राइबोसोम ऐसे जुड़ते हैं। राइबोसोम जुड़ने के बाद वो ऐसा प्रोटीन बनाता है कि नहीं? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के और प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए है, लेकिन उनका जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर कौन सा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिससे रिच्ड गुआनिन साइटोसाइन का कंटेंट उनमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडेनिन, थाइमिन का। हम्म? तो आप यहाँ पे देखो, हम्म, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए पाया जाता है उसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के बजाय साइटोप्लाज्म में जो डीएनए पाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए। न्यूक्लियस का अंदर का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन लिनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता है। और डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसलिए याद रखना, डीएनए हमेशा हिस्टोन प्रोटीन के साथ रहता है। हाँ। और हमको पता है कि ये डीएनए कब रेप्लिकेट होता है? यस फेज में, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। प्लास्टिड की बात करें तो हमको पता है कि जो जीवन फेज आती है, जीवन फेज याद रखना, जीवन फेज। आपको पता है ना, G1, यस, G2, यस और नो? पता है कि नहीं पता है? इंटरफेस, यस। पता है सर। तो जीवन फेज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल का
मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनेल है उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो मानो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये डबल हो जाते हैं नंबर में। कौन से फेज में, जीवन फेज में। तो हम देखते हैं कि जो प्लास्टिड का जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, उसका रिप्लिकेशन, हाँ वो हिस्टोन के साथ उसका रिप्लिकेशन कब होता है, जस्ट प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे डिवाइड होता है पता है, इसका भी बाइनरी फ्यूजन होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट। जैसे बाइनरी फ्यूजन होने के पहले उनका डीएनए डबल हो जाता है। तो कौन से भी फेज में हो सकता है, G1 या G2 में हो सकता है, लेकिन मोस्टली G1 फेज में उसका ये हो जाता है। तो अभी इसमें मैं आपको क्या बताने वाला था, इसमें मैं आपको ये बताने वाला था एनसीईआरटी की लाइन। मुझे बताओ, आरएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है भाई, देखो आरएनए इधर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसलिए आरएनए इज मोर डाइवर्स इन नेचर कंपेयर टू डीएनए, एज इट इज ऑल्सो फाउंड इन साइटोसोल एज वेल एज मेजर ऑर्गेनेल्स। देखो साइटोसोल में भी पाया जाता है, साइटोसोल में। ऐसे बात क्लियर है क्या आपको? यस। Yes, sir. Yes, sir. आपको ये तो पता है ना कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का, देखो मैं आपको एक बताता हूँ। ये तो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ना, ये है आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इनके बीच वाला जो कंटेंट होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, याद रखना। साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। और जो बाकी का अन्य कोई भी हो, सॉलिड पार्ट हो, तो उसको सॉलिड पार्ट में वो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। नॉन लिविंग हो सकता है, जो लिविंग वाला है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो याद रखना कि साइटोप्लाज्म में साइटोसोल मतलब लिक्विड वाला पोर्शन, और सॉलिड मतलब सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल प्लस साइटोसोल मिलके साइटोप्लाज्म बनता है। बात क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले विल्किन नामक का जो साइंटिस्ट था, और फ्रैंकलिन नाम की जो साइंटिस्ट औरत थी, है ना। पहिले के जमाने में औरत उनके, त्यांच्याकडे असं वेणी घालायची कन्सेप्टच नाही आहे, है ना. त्याच्यामुळे मला अगोदर आहे ना कळलंच नाही, वेदर इज ही और वेदर शी इज शी, असं. वेदर शी इज ही और वेदर शी इज शी, है ना. ते मला कळलंच नाही अगोदर, बाद में कळलं मला, है ना. आपको कळलं ना? हाँ सर। तो बहुत सैड स्टोरी है, सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा आपको, बहुत सैड स्टोरी है। दोनों ने, विल्किन और फ्रैंकलिन ने क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, नहीं क्या। तो अलग अलग टेक्निक यूज किए उन्होंने, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का टेक्निक यूज किया, और ऑलमोस्ट डीएनए का उन्होंने ऑलमोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब वो बना ही रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। विल्किन था, फ्रैंकलिन थी। तो फ्रैंकलिन है ना थोड़ी होशियार थी। तो उन्होंने उसने क्या किया था पता है, ऑलमोस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था लेबोरेटरी में, है ना। लेकिन जिस दिन उसने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, उसी दिन उसकी मौत हो गई थी, उसका मर्डर हुआ था। मेरे को है ना अभी भी डाउट किन दोनों के ऊपर आता है पता है, इन दोनों के ऊपर आता है, वैटसन एंड क्रिक के ऊपर। ये वैटसन एंड क्रिक और ये जो है ना अपना विल्किन, है ना, इन तीनों को देखो ना, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिल गया। तीनों को, नो वैटसन को मिल गया, क्रिक को मिल गया, विल्किन को मिल गया। और जो थी ना फ्रैंकलिन, उसको तो मार डाला। उसको कैसे मिलेगा फिर नोबेल प्राइज? उसका नाम तक नहीं लिया गया, पता है आपको। आजकल ऐसे ही होता है, रिसर्च करो और मर जाओ, लोग मार देते हैं, पता है। एक है ना, एक व्यक्ति ने पानी पे चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया था, क्या हुआ, मार डाला उसको, पता है आपको। कैसे कैसे लोग होते हैं यार। इसलिए मैंने ना, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैंने मेरा नाम एनसीईआरटी में क्यों नहीं रखा है पता है।
इसी के लिए लिखा है, पता नहीं कोई घर पे आके मार देगा, चाकू घुसा देगा। इसलिए सारे साइंटिस्ट के पीछे मेरा हाथ है, लेकिन मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। मेरा नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। आप दोनों को क्यों डिस्क्लोज किया है? क्योंकि आप थोड़े वेल विशर लगते हो मेरे मुझे। आपके ऊपर विश्वास है मेरा, थोड़ा तो। ये तो पता नहीं, इसलिए मैं ना स्टूडेंट्स को ही मेरी रियलिटी बताता हूँ, और किसी को नहीं बताता हूँ, और किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते अपन लोग। ऐसा। आप दोनों को बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ हाँ। सर। इसलिए आप किसी को मत बताओ। आपने अपने 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 में रखो वो। थोड़ी जिंदगी बाकी है मेरी, 10-20 साल, उसको जीने दो अच्छे से। तो ऐसा करके तो वैटसन एंड क्रिक ने क्या किया फिर, उसमें वही स्ट्रक्चर को क्या किया, थोड़ा सा प्रॉपरली यू नो अच्छे से ड्रॉ किया। उसको नाम क्या दिया? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में। और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज दिया गया उन दोनों को, है ना? तो क्या हुआ ना, कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना, समझना इतना आसान नहीं था। वो एक मिस्ट्री जैसे ही रहता था, मिस्ट्री, इल्यूसिव। क्यों? क्योंकि पहली बात तो माइक्रोस्कोप फिक्रोस्कोप नहीं था, टेक्निकल लिमिटेशन था। इसकी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर करना है, उसका स्टडी का, उसकी स्टडी करनी है, इल्यूसिव था। वैटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो डीएनए था, वो डबल स्ट्रैंड से बना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ये एक स्ट्रैंड है ऐसा, और ये दूसरा स्ट्रैंड है ऐसा। दिख रहा है आपको? ये एक स्ट्रैंड ऐसा, और ये दूसरा स्ट्रैंड। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यस। हाँ सर। यस सर। और इन दोनों ना, इन दोनों की दिशा, डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। आप देखो, इसके बॉन्ड कैसे बनते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे नीचे, है ना, 5' to 3' बॉन्ड बनते जा रहे हैं। और इसके बॉन्ड कैसे बनते जा रहे हैं, जरा देखो, ऐसे ऐसे, ऊपर ऊपर, 5' to 3' ऐसे बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड बनेंगे हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में ही। बॉन्ड हमेशा कौन सी डायरेक्शन में बनेंगे बताओ? 5' to, 5' to 3'। हाँ। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दो स्टैंड है, लेकिन दोनों स्टैंड कैसे बताओ? एंटी पैरेलल है। अंकल पैरेलल नहीं, कौन से पैरेलल? एंटी पैरेलल। हाँ। तो इनमें क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे एडेनाइन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनेगा, ग्वानाइन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनेगा। लेकिन मैंने आपको बोला है, एडेनाइन जब थाइमिन के साथ बॉन्ड बनेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे? 4 या 5? दो। दो। और ग्वानाइन साइटोसिन के साथ जब बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड रहेंगे? 7 और 8? तीन। 3। आपके एमसीक्यू से हटकर ही उत्तर देते हैं आप। ज्यादा ही होशियार बनने की प्रयास कर रहे हैं आप लोग। हाँ। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो जोड़ता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है? थाइमिन। ग्वानाइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है? साइटोसिन। ये चेंज नहीं होगा, इसको पूरी दुनिया नहीं बदल सकती। आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे साइटोसिन है, उसके साथ ग्वानाइन ही रहेगा। यहाँ पे ग्वानाइन है तो उसका साइटोसिन ही रहेगा। यहाँ पे एडेनाइन है तो थाइमिन रहेगा। यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनाइन रहेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों रखते हैं ना, इसके पीछे का कारण है डायमीटर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि पूरे डीएनए का जो डायमीटर है, वो डायमीटर कितना एंगस्ट्रॉम है बताओ? 20 एंगस्ट्रॉम। हाँ, 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। 20 एंगस्ट्रॉम मतलब 20 × 10⁻⁻10 मीटर, ऐसा करके। बात समझ में आई क्या आपको? हाँ सर। हाँ। यस सर। तो यूनिफॉर्म डायमीटर, देखो, एडेनाइन, एडेनाइन तो आपको पता है। एडेनाइन, एडेनाइन में तो 2 रिंग है, मस्त मस्त। इसके अंदर कितनी रिंग है? इसके अंदर एक ही रिंग है ऐसे। अगर मैंने अगर मैंने एडेनाइन को ग्वानाइन के साथ अगर ज्वाइन किया, देखो, एडेनाइन को अगर ग्वानाइन के साथ ज्वाइन किया तो क्या होगा? इधर डायमीटर बढ़ेगा। अगर मैंने थायमिन को साइटोसिन के साथ ज्वाइन किया, इधर डायमीटर कम होगा।
तो डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर घटेगा, डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर घटेगा। ऐसा चाहिएगा अपने को? नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए? यूनिफॉर्म डायमीटर चाहिए। तो क्या करने का? सिंपल सी बात, क्या करो, प्यूरिन को पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बना दो। सो प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विद पायरिमिडिन, पायरिमिडिन ऑलवेज बॉन्ड विद प्यूरिन। इससे क्या होगा? डायमीटर यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म वन प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद पायरिमिडिन, बात खत्म। इधर तक क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। Yes. ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। क्या होता है ना, आपने कभी ऐसे सर्कुलर स्टेयरकेस देखी क्या? सर्कुलर, ऐसे नहीं का घूम घूम के ऊपर जाती है ऐसी, देखा होगा आपने, ऐसा नहीं क्या? ऐसी ऐसी स्टेयरकेस रहती है ऐसी, घूम के आप ऊपर जाते हैं। अरे कभी देखा है कि नहीं जिंदगी में? चढ़े कि नहीं ऐसे स्टेयरकेस के ऊपर? हाँ सर। नहीं देखी तो देखो। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे को इंटरमीडिएट में ओ ग्रेड था, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्टेयरकेस? या सांप लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? स्टेयरकेस। स्टेयरकेस लग रही है? सांप अगर लग रहा है ना तो अभी क्लास से आउट हो जाओ। थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए टीचर लोगों की। टीचर लोग बोल रहे हैं स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस है। यस और नो? यस सर। तो क्या है ना, देखो, आपको पता होगा कि स्टेयरकेस को चढ़ने के लिए ऐसी रेलिंग्स होती है, नहीं क्या? ऐसी रेलिंग्स करके, ऐसी ऐसी करके रेलिंग्स होती है ना, ऐसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको हम पकड़ते हैं बैकबोन। बैकबोन नहीं क्या? बैकबोन, इसको इसको ऐसे पकड़ो नहीं क्या, ऐसे। देखो ये मानो, ये कौन है पता है आपको? ये गौरी है, गौरी ऐसे ऊपर जा रही है ऐसी। तो उसने ऐसे पकड़ा ना दोनों साइड में। अरे पकड़ा क्या नहीं पकड़ा? इसको बैकबोन पकड़ते हैं आप, ऐसा क्या ऐसा? और बीच में आप देखो ऐसे स्टेप्स नजर आ रहे हैं आपको, ऐसे स्टेप्स 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 है। तो हमेशा ये समझने का कि शुगर फॉस्फेट जो है, शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन है। और एडेनाइन थायमिन या बीच वाला जो है वो स्टेप्स है जिसके ऊपर हमको चढ़ के चलना है। तो ये याद रखना कि कंपेयर जस्ट किया है, शुगर फॉस्फेट को कंपेयर किया है बैकबोन से। और एडेनाइन थायमिन ये बीच वाला जो है नाइट्रोजन, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। दोनों में क्या हुआ? पेयर हुआ। तो इसको बोला जाता है नाइट्रोजन बेस पेयर। ओए, क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन बेस। Base pair. हाँ, नाइट्रोजन बेस पेयर कहा जाता है। तो जरा देखो यहाँ पे, वैटसन एंड क्रिक ने क्या बोला कि जो डिस्टेंस होता है, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दो स्टेप्स में, देखो ये वाली स्टेप पकड़ो, ये वाली स्टेप पकड़ो, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ मेरे को पहले। याद रहेगा क्या? दो नाइट्रोजन Yes, बेस sir. पेयर में डिस्टेंस 3.4। ओके। बैकबोन किसको कहा गया है? शुगर फॉस्फेट को। स्टेप्स किसको कहा गया है? पेयर्स को कहा गया है ना? और आपको अभी ये याद रखना है कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी किससे आती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड चुने हैं, ऐसा। इसलिए देखो ना, दोनों कैसे साथ में रहते हैं, अपने साथ साथ में चलते हैं। और क्या होता है ना कि ये जो बेस पेयर है ना, बेस पेयर क्या होता है, एक दोनों के ऊपर ऐसे स्टैक होते हैं, इसलिए भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, डीएनए में कुछ बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसको मेजर ग्रुप कहते हैं, और कुछ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसको माइनर ग्रुप कहते हैं। तो आप देखो, अगर मैंने मैंने मुझे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, है ना? तो मैं कब बोलूंगा कि मेरा 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट हुआ? देखो मैं यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो एरो ऐसा हुआ, एरो ऐसा हुआ, एरो ऐसा हुआ। जब मेरा एरो मेरे ऊपर कोइंसाइड होगा तो समझ लूंगा मैं, मेरा 360 डिग्री कंप्लीट हुआ। इसलिए आप देखो यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, देखो ये एरो। तो एरो ऐसा गया, 180 डिग्री हुआ। फिर से एरो ऐसा आया, मतलब मेरा 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट हुआ। बात समझ में आई कि आपको? यस। हाँ सर। तो अगर मैं देखूंगा ना, 360 मतलब एक रोटेशन। देखो ये सर्कुलर स्टेयर कैसे नहीं क्या? सर्कुलर ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के देखो आप, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से 360। तो जब मैं एक रोटेशन कंप्लीट करता हूँ ना, तो वहां पे बीच में ऐसे 10 स्टेप्स आ जाती है, याद रखना, 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स। तो मैं मतलब मैं क्या करूंगा, एक स्टेप डालूंगा, थोड़ा रोटेट करूंगा, एक स्टेप डालूंगा, थोड़ा रोटेट करूंगा, एक स्टेप डालूंगा, थोड़ा रोटेट करूंगा।
तो ऐसे करके मेरे टोटल आपको देखना है कि टोटल मेरे 10 स्टेप्स आते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, मेरे टोटल एक टन में टोटल 10 स्टेप आते हैं, मतलब 10 बेस पेयर आती है। तो बेस पेयर अगर 10 है, एडेनाइन थायमिन अगर बेस पेयर अगर 10 है, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन बेस कितने रहेंगे, 20। नाइट्रोजन 20 रहेंगे, तो हमको पता है कि प्यूरिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, पायरिमिडिन के साथ। तो इसका अर्थ क्या है, प्यूरिन 10 रहेंगे, पायरिमिडिन 10 रहेंगे। और मैंने क्या बोला, एक टन है ना, एक टन में 10 बेस पेयर आएंगे ना, तो हमको पता है एक टन में अगर 10 बेस पेयर आते हैं, तो हमको पता है कि 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हम देख सकते हैं कि एक टन में हमारा 34 एंगस्ट्रॉम इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया क्या आपको, इतना एक टन में 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यस। यस सर। हाँ सर। तो मैं ना अभी, जब मैं कल आपके साथ मिलूंगा, तो कल मैं आपको चारगाफ रूल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। चारगाफ रूल जो है, बस और बस ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लाई होता है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसमें क्या होता है, जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन है, ये हमको पता है। जितना गुआनाइन होता है उतना साइटोसिन, ये भी हमको पता है। इसलिए एडेनाइन बाय थाइमिन इज इक्वल टू 1, गुआनाइन बाय साइटोसिन इज इक्वल टू 1। तो हमको पता है कि डीएनए में जितने प्यूरिन रहेंगे उतने ही पायरिमिडिन रहेंगे। ये इसके ऊपर आधारित है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरे डीएनए में मानो कि 500 एडेनाइन है, तो मेरे को पता है 500 थाइमिन होने ही वाले। मेरे डीएनए में अगर 500 गुआनाइन, मेरे को पता है 500 साइटोसिन होने ही वाले। इसलिए एडेनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। इसको हम बोलते हैं चारगाफ रूल। समझ में आया क्या। हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा,